नमस्कार, जनता टीवी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश के मुद्दों के साथ साथ देश भर में कई तरीके से विपक्ष जो है वो हमलावर रुख इख्तियार किए हुए है। कांग्रेस कई तरह के वायदों की बात करती है, ये कहती है कि जो भी वायदे किए गए हैं वो धरातल पर उतरेंगे और उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा, और पूरे किए भी जा रहे हैं। विपक्ष जो है हिमाचल प्रदेश में भाजपा विपक्ष में है, और ऐसे में कई तरह की तल्खियां जो है वो नजर आती है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच। आगामी मॉनसून का सत्र भी हिमाचल प्रदेश में 27 अगस्त से शुरू होना है। किस तरह की राज्य सरकार के ऊपर टिप्पणियां हैं वो सबने देखी हैं, और ज्यादा बात करेंगे। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये कहते हैं कि देश भर में जो भी वायदे किए गए हैं, उनके जो अपने राज्य हैं जहां पे उनकी सरकार है, उन्हें पूरा किया जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे किए भी जा रहे हैं। क्या कहते हैं इस पे आप? पहली बात तो यह है कि देश में है कहां वो। एक प्रदेश उनके पास हिमाचल का है, एक कर्नाटका का है, और एक नया प्रदेश जो है उनका जो साउथ में अभी हाल ही में आया है। और मैं इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं, एक शुरुआत कांग्रेस ने की थी गारंटीज की छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में उन गारंटियों को ना पूरा कर पाए, ना उन गारंटियों की तरफ उनने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। 5 वर्ष का कार्यकाल सत्ता में रहते हुए वो तो बिताया, लेकिन जब चुनाव हुआ तो वहां सफाई हो गई। कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हार गई, भारतीय जनता पार्टी जीती। और इसी संदर्भ में अगर मैं कहूं, अगर हिमाचल प्रदेश की अगर बात कहूं, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि झूठ बोल करके ये सत्ता में आए। अब इनके ही मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हालात ऐसे है ही नहीं हिमाचल प्रदेश में जो हमने वादे किए हैं, जो गारंटी दी उनको पूरा कर सके। 125 यूनिट बिजली हम फ्री देते थे, वो भी उन्होंने समाप्त कर दी। उसमें कहा तो गारंटी में तो उनकी जिक्र था कि हम 300 यूनिट बिजली हम हिमाचल प्रदेश में देंगे। कहां 300 यूनिट बिजली देने का वादा, और जहां 125 यूनिट बिजली हम दे रहे थे गरीब लोगों के लिए, वो भी उन्होंने वापस लिया। कहां हिमाचल प्रदेश में इन्होंने वादा किया था कि 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पिछले 2.25 वर्ष से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई नई सरकार के दौरान की। पूर्व सरकार की जो नौकरियां पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एडवर्टाइज हुई थी, उसके सिवाय कोई भी नई एम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश में मिली नहीं। उल्टा जो स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर हमीरपुर, उसको भंग कर दिया, और उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद अभी तक वो फंक्शनल नहीं हो पाया है। ये स्थिति है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो सुविधाएं हमने दी थी, एक एक सुविधाएं उन्होंने जो है वापस ली। हमने हिमकेयर शुरू कर दी थी, हिमकेयर का भी बहुत बड़ा पोर्शन उन्होंने बंद कर दिया। प्राइवेट सेक्टर में जो इलाज होता था वो बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में पानी जो मुफ्त मिलता था गांव में, गांव के लोगों के लिए, जिसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते थे, उसमें 1 मीटर पर कम से कम चार्ज जो है वो 100 रुपये आएगा। आपका जो नलका चले चाहे ना चले, पानी आए चाहे ना आए, लेकिन 100 रुपये आपको कम से कम उसमें किराया देना पड़ेगा। बसों के लिए जो एचआरटीसी में हमने सुविधा दे रखी थी महिलाओं के लिए, मुझे मालूम पड़ा है कि उसमें भी 50% जो बसेस का किराया हमने महिलाओं के लिए माफ किया था, उसको भी फिर से वो जो वापिस लेने वाले हैं। फिर से किराया बढ़ा करके, किराया तो बढ़ा दिया है, और किराया तो ये बढ़ा दिया, पहले जहां 5 रुपए हम लेते थे एक स्टॉपेज के लिए, और उसको बढ़ा करके 12 रुपए कर दिया गया। मेरी जानकारी के मुताबिक 12 किया या 15 किया, लेकिन किया है, यानी डबल बढ़ा दिया उसको। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह की परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में, जहां इन्होंने बात कही थी कि महिलाओं को हम देंगे 1500 रुपए देंगे, हर महीने देंगे, और 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए देंगे, क्या वो लागू हो पाया क्या? और उन्हीं महिलाओं को देने की बात चल रही है अभी तक फिलहाल, जिन महिलाओं को बहुत सारी कैटेगरीज तो उसमें बहुत निकाल दी गई है, लेकिन उन महिलाओं को देने की बात कर रही है जिनको पेंशन ऑलरेडी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी, जहां जिसको 1000 मिलता था 500 रुपए डाल दिया, जहां 1150 मिलता था 350 रुपए डाल दिया।
और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कौन सी गारंटी पूरी की? जब हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर सकते, बाकी देश की और दूसरे राज्यों की तो बात छोड़िए। मैं समझता हूं जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं और उनकी बात को गंभीरता से ना देश लेता है ना हमें लेने की आवश्यकता है। वो जो कहते हैं वो कभी होता नहीं। ये फ्री बीज की जो हम बात कह रहे हैं, आप अगर बीजेपी फ्री बीज देती है तो फिर वो सही है, और कांग्रेस अगर फ्री बीज दे रही है तो वो गलत है। ये असल में हकीकत क्या है? दरअसल कई तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि कांग्रेस जो अपनी गारंटियों में फ्री बीज की बात कहती है, 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कहती है, आप 125 दे रहे थे वो उन्होंने बंद कर दिया। क्या हकीकत है? असल में इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, एक बात बड़ा समझने की आवश्यकता है। फ्री बीज में बहुत फर्क है जो कांग्रेस वाले दे रहे हैं। हमने जो हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट अगर बिजली का दिया था, उसके पीछे एक तर्क था। तर्क यह था कि बहुत सारे गरीब लोग जिनके घर में 5-7 बल्ब लगते, जो 110 यूनिट 100 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, 115 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उनको एक सुविधा देने की बात थी। उनको सुविधा देने की बात थी, हमने दी। और हिमाचल पावर सरप्लस स्टेट है, हम दूसरे राज्यों को बिजली देते हैं, तो हमारे पास और गरीब लोगों के लिए और मदद करने के रास्ते बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ इसी सेक्टर में हम थोड़ा बहुत मदद कर सकते थे गरीब लोगों के लिए, हमने वो देने की बात कही। अगर पानी के बिल की अगर हमने बात की, जब मैंने डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी, कितना बिल आता था हमारा हिमाचल प्रदेश में, पानी के रेवेन्यू हमारा आता था 35 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपीज ओनली एक साल में। मैंने कहा 72 लाख की आबादी का प्रदेश, जहां मात्र 35 करोड़ के लगभग बिल आता है हमारे पास, जो रेवेन्यू आता है, तो ये तो नेग्लिजिबल रेवेन्यू है। तो बात मालूम पड़े कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पानी का बिल देते ही नहीं। हमने कहा जो नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करने की दिशा में बात आई कि अब कार्रवाई करने की बात की जाए, या फिर जो लोग बेचारे देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, उनको भी माफ कर दिए। तो हमने कहा 35 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो इसलिए हमने कहा पानी पिलाना पुण्य का कार्य है, इसलिए हमने तय किया कि चलो कोई बात नहीं, फ्री कर देते हैं उसको। हमने इस तरह से। इसके अलावा जहां कांग्रेस की बात है, फ्री बीज उसको कहती है कि 125 यूनिट जो हम दे रहे हैं, आज की तारीख में बोलते हैं कि हमारी औकात नहीं है। उस वक्त औकात कैसी थी उनकी? जब चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। आज कहते हैं कि हमारी नौकरी देने की औकात नहीं है, हमारे हालात नहीं है प्रदेश में। लेकिन उस वक्त क्यों अब आपने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया? आज कहते हैं कि सभी महिलाओं को, जो 22 लाख महिला बनती हैं, अगर हम 18 से 60 साल की महिलाओं का आंकड़ा निकाले तो 22 लाख बनती है, कि सबको देने की हमारी हिम्मत नहीं है, ये अर्थव्यवस्था हमारी पूरी चरमरा जाएगी। तो वादा क्यों किया गया? हमने तो नहीं कहा कि महिलाओं को सबको हम जो 1500 रुपए देंगे, हमने तो नहीं कहा। हमारे और उसमें व्यवहारिक चीज को लेकर के अंतर है। हमने व्यवहारिक चीज सोची जो की जा सकती, जो डूएबल थी, वो कर सकते थे, वो किया हमने। और दूसरी बात तो ये मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि महिलाओं की अगर बात करें, आज महिलाएं काम के लिए घर से निकलती हैं, काम के लिए बसों में जाती हैं, और महिलाएं कुल आबादी का आधा हिस्सा है, और एक महिला के लिए आधा किराया, पूरा किराया नहीं, आधा किराया, इतना किया कि आबादी का आधा हिस्सा, किराया भी आधा। इसलिए हमने करने की बात कही थी। लेकिन इसमें मुफ्त देने का कोई विषय नहीं, हमने मुफ्त तो नहीं किया। कांग्रेस वाले तो बोलते ये भी मुफ्त कर देंगे, ये भी मुफ्त कर देंगे, चुनाव के दिनों में कहेंगे, और लेकिन उसके बाद टैक्सीज लगा देंगे। आप देखिए, कांग्रेस सत्ता में आई, सबसे पहले वैट लगाया उन्होंने डीजल पर, 7 रुपए पर लीटर। पूरे देश में सबसे सस्ता डीजल अगर किसी प्रदेश में था तो हिमाचल आपने घटाया था उस समय। हाँ, हमने वैट घटाया था, पूरे देश में सबसे कम था। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि आप ठीक चुनाव से पहले इस तरह की आपने घोषणाएं की। नहीं, चुनाव से पहले नहीं है, काफी पहले की घोषणा की है, कई महीने पहले, उस चुनाव से पहले हमने ये सारी घोषणा की थी। घोषणा नहीं की थी हमने, इंप्लीमेंटेशन, हम घोषणा नहीं करते, हमने एक तरफ से बोला, आज बोला है, कल से लागू किया है। संस्थान भी बहुत सारे खोले जो कि उन्होंने आते ही बंद कर दिए, और बहुत से रिव्यू और भी किए जा रहे हैं, और भी व्यवस्था परिवर्तन। देखिए, अगर विकास को रोकेंगे तो अगली बार कांग्रेस ढूंढे नहीं मिल पाएगी।
दी हुई चीज को छीनना, वापिस लेना, ठीक है, अगर कोई उसमें ग्राउंड इस तरह के बनते हैं तो समझ में आती बात। लेकिन जो संस्थान चले हुए थे, हमें इस बात को लेकर के हैरानी कि इनसे पहले वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, वो बोलते थे एक बच्चे के लिए भी मैं स्कूल खोलूंगा, और यही कांग्रेस पार्टी सत्ता में अब जो है जहां बच्चे हैं वहां पर वो संस्थान बंद कर दिए गए। तो इसलिए बहुत बड़ा अंतर है जिस बात को लेकर के मैं कह रहा हूं, इस तरह से नहीं चल सकता है प्रदेश। अगर सही मायने में गंभीरता से अगर काम करना है, शुरुआत अपनी ओर से करें। आपके 21-22 लोग कैबिनेट रैंक के साथ जो है घूम रहे हैं, क्या उसके बिना प्रदेश नहीं चल सकता है? कितने चेयरमैन है जो कैबिनेट के दर्जे के साथ चलते हैं? आगे पायलट लगा रखी है, एस्कॉर्ट लगा के रखी है सीपीएस के लिए, मंत्रियों के लिए। क्या इसकी जरूरत है हिमाचल प्रदेश में? जितना पैसा इन सारे जो इन ये जो इकोनॉमी मेयर्स लिए हैं, जिसको बोलते हैं कि हम आर्थिक स्थिति करना है, अगर इससे ज्यादा पैसा तो उसमें खर्च हो रहा है। 7 सीपीएस है, उनके पायलट एस्कॉर्ट का कितना खर्चा है, और कुछ एक सीपीएस ऐसे हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी के बराबर सिक्योरिटी दे रखी है। आगे अभी तक टैक्सी चली हुई है, टैक्सी में जो है पुलिस के जवान बैठे हुए हैं। क्या खतरा है? वो किस बात का खतरा है? मैं यहां पर चीफ मिनिस्टर रहा हूं, और चीफ मिनिस्टर रहने का एक मतलब होता है, जब चीफ मिनिस्टर रहता है उसको कुछ फैसले करने पड़ते हैं प्रदेश में। ऐसे लोगों के खिलाफ फैसले करने पड़ते हैं जो समाज में कुछ ऐसे काम करते हैं, और उनसे कितनी चुनौती होती है उन लोगों की जिंदगी भर के लिए। क्योंकि हम एक जगह, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी है मुख्यमंत्री, उनको फैसले नहीं लेना पड़ते हैं। जो आदमी गलत कर रहा है, कोई गलत काम किया है, उसके खिलाफ फैसला लेना पड़ता है, उसको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। आदेश कहां से होंगे? मुख्यमंत्री के यहां से होते हैं। हम लोगों ने इस तरह के एक नहीं सैकड़ों फैसले किए हैं जिसमें हमारे लिए जीवन का संकट हमेशा के लिए बना होता है, क्योंकि वो लोग जेल की सलाखों से बाहर निकल गए, जिनको हमने गलत काम करने की वजह से उनको जेल की सलाखों के अंदर डाला है। लेकिन हम सारी चीजों को लेकर के उनका जिक्र नहीं कर, लेकिन सीपीएस चेयरमैन वो पायलट लेकर के घूमे हुए हैं, सुरक्षा घूमी लगी, आगे पीछे लगी हुई है। इन सारी चीजों का कोई मतलब है क्या? ये के लिए सुरक्षा के लिए तो वो आप ही को जिम्मेदार मानते हो कि आप मिशन लोटस जो है वो आप करते हैं। और मिशन लोटस ऐसा नहीं है कि हम किसी को उठा करके ले जा रहे हैं, चुरा करके ले जा रहे हैं। कोई ऐसे हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और मिशन लोटस उनकी जानकारी के लिए अभी तक हुआ ही नहीं है। अब आगे होगा? आने वाले समय में हमारी कोई मंशा नहीं है, हम नहीं करते हैं, और अपने कारनामों की वजह से, अपने काम करने के तौर तरीके से जो है सारे हालात बने, और इसके कारण ये सारी परिस्थितियां बनी है। लेकिन बीजेपी, जब कांग्रेस के विधायक उनसे नाराज होकर के निकल गए, तो हम तो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, अगर हमारे पास आए तो हम बोलेंगे उनको, हम उनको बोलेंगे आप साथ चलना चाहते हैं तो आइए, साथ चलिए। हमारा विधायक कोई नाराज होता है, हमारे नेता नाराज होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो पलक पावड़े बिछा करके उनका जो अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, उनको शामिल करते हैं। अगर हमने किया तो क्या गलत किया? नाराज होकर के उनसे आए थे, हमारी वजह से नहीं, उनकी वजह से नाराज होकर आए थे। बीजेपी मिशन लोटस चलाती है, कांग्रेस की तरफ से फेल हो जाता है। हाल फिलहाल की बात करें, अब तो गणित भी उनके साथ चल रहा है। क्या आने वाले दिनों में ये सरकार चलेगी 5 साल? गणित बिगड़ते पल नहीं लगता। ये राजनीतिक क्षेत्र है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, सरकार बनी है, सरकार चलाएं, और फालतू की बेफजूल चीजों में ना उलझें और काम करें। पूरे हिमाचल प्रदेश में सड़कें बंद पड़ी हैं, पुल टूटे हुए हैं, लोगों की जिंदगी संकट में है, उस पर फोकस होकर के काम करें। और अनावश्यक रूप से ये राजनीति करने का मुझे लगता है कि 2 साल का कार्यकाल बीत गया, और जहां तक बात ऐसा वो कह रहे हैं कि बड़े सुरक्षित हो गए, उनकी सरकार बहुत मजबूत हो गई, ये मजबूती के दावे पहले भी वो करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी संकट में आए वो लोग। 5 साल सरकार चलेगी है क्या? देखिए, मैं उस सारे बात को लेकर भविष्यवाणी तो नहीं करता हूं, लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अपने ही बोझ तले ये सरकार जो है, मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी। मुकेश अग्निहोत्री आपके मित्र भी रहे हैं, और आपके जो है बिल्कुल सामने उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भी अपना निभाया है जब आप मुख्यमंत्री थे। वो ये कहते हैं कि कोई परिंदा भी अब चोंच नहीं मार सकता इस सरकार को। ये बातें पहले भी कहते थे वो, उनके 9 विधायक निकल गए उनके हाथ से। ठीक है, चुनाव में वो जीत गए, वो अलग बात है कुछ जगह,
लेकिन इतना जरूर है कि वो 40 थे, वो 40 ही रहे। हम 25 थे, हम 25 से 28 पहुंचे। हमने राज्यसभा की सीट जीती, हमने चारों लोकसभा सीटें जीती। मंडी की लोकसभा सीट हमने कांग्रेस से हार, मतलब जो जो हमने छीनी है, तो उसका भी उनको एहसास होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा में शून्य हुई है, 68 में से 62 सीटों पर आ रही है, और मुख्यमंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस आ रही है। तो इसलिए जनाधार उनके पास रह गया है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इतना है, वक्त की परिस्थिति है। आज उनके विधायकों की संख्या 40 है, वो सरकार बना करके चला रहे हैं। हम बोलते हैं, बाकी ये बातें कहना छोड़ दीजिए कि हम मजबूत हैं, हम कोई चोंच नहीं मार सकता है, लेकिन इन सारी बातों को छोड़ करके काम पर फोकस करिए, काम करिए। राज्य में अभी आपदा के हालात चल रहे हैं और जबरदस्त बारिश हो रही है। आप खुद ग्राउंड जीरो पर आप कई जगह दौरे किए हैं, क्या आप परिस्थितियां देख रहे हैं? राज्य सरकार की भूमिका किस तरह से अपील? देखिए, जहां तक बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हो रहा है, वो सचमुच बड़ा चिंता का विषय है। और हिमाचल प्रदेश में ये पिछले लंबे समय से ये दौर चला हुआ है। पिछले साल भी त्रासदी हुई, अब की बार फिर त्रासदी में बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई। मेरे ख्याल में लगभग जो है ये आंकड़ा लगभग 65 के लगभग पहुंच चुका है, ये डेथ का इस बार का। पिछले कल ऊना में घटना घटित हुई है, और जिसमें भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई है। एक ही परिवार के लोग चले गए हैं, 9 लोग शायद, जो जानकारी मिली है। तो ये चिंता का विषय है, लेकिन इस संकट की घड़ी में हम सब लोग साथ हैं। प्रदेश को संकट आता तो हमको साथ होना चाहिए। यहाँ सत्ता या विपक्ष का कोई अर्थ नहीं है। केंद्र सरकार से मदद की बात, केंद्र सरकार मदद पहले भी की है और आपने मुलाकात भी मदद करेगी निश्चित रूप से। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला हूं और मिलकर के बात की है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित रूप से जो मेरे से बन पाएगा, जो मदद करने की बात है, करूंगा। मॉनसून सत्र आ रहा है। मॉनसून सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, और किस तरह के मुद्दे जो है वो इस बार रहने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर जो है वो सदन में आप जाएंगे? मुद्दे निश्चित रूप से होंगे, बड़े मुद्दे होंगे। कल हमारी विधायक दल की बैठक हुई है शाम को, कुछ मुद्दों को लेकर के हम इस बार कहेंगे। जो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, वो एक मुद्दा ही है। और हिम केयर जैसी हमारी जो बहुत लोकप्रिय गरीब लोगों के लिए जो योजना थी, उसको बंद करना, उसका एक बड़ा पोर्शन बंद करना, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशन बंद करना, ये सारे मुद्दे तो है ही हैं। लेकिन ओवरऑल जो है, ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो चारों तरफ जो है, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हर विभाग में लग रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। मंत्री कुछ बात कहता है तो सीपीएस स्टेटमेंट देते हैं, जो मंत्री की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री मिनिस्टर और जो सीपीएस जो बद्दी से हैं, उनके आपस में किस प्रकार है, क्या तमाशा बना हुआ है इस सरकार में। कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में इतने सारे मुद्दे 2 साल के, छोटे साल, पौने 2 साल के कार्यकाल में ही है, जो इस मानसून के सत्र में उठाए जाएंगे और सरकार बाध्य होगी जवाब देने के लिए। एक आखिरी सवाल, उसी से जुड़ा जो पहला सवाल था, फ्री बीज को लेकर जो मुफ्त की योजनाएं चलाई जा रही थी, आपके बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जो हैं शांता कुमार या राधा रमन शास्त्री, वो इस बात को मान रहे हैं कि ये मुफ्त की योजनाएं अगर बंद कर दी जा रही हैं तो ये अच्छी बात है, और काफी सराहना कर रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस कामकाज की, उनके इस कार्यकाल की। आपकी प्रतिक्रिया क्या देते हैं आप? देखो, उनका व्यक्तिगत राय होगी। भारतीय जनता पार्टी ने फ्री बीज का काम किया ही नहीं है। अगर हेल्थ सेक्टर में हमने हिम केयर की शुरुआत की, तो एक सेवा का भाव उसमें है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, हमारे पास लोग आते थे कि डॉक्टर को फोन करिए। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है वो दर्द से कराह रहा है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की डेट 3 महीने की बाद मिली है सरकारी हॉस्पिटल में। आमजन को फर्क पड़ता है। हमने कहा क्यों? क्योंकि वर्कलोड वहां पर ज्यादा है। आपके एमआरआई की, सीटी स्कैन की डेट 6 महीने की मिल रही थी। तो उस सूरत में हमने कहा कि इस सारी चीज को, आदमी की पीड़ा दूर कैसे की जा सकती है, उसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूजन किया गया था।
प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट हॉस्पिटल को मदद करने के लिए, उनके लिए बिजनेस देने के लिए नहीं किया था, उनके लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए भाव तो ये था। और उसमें स्पेसिफिक हो करके कौन सी बीमारी का जो ट्रीटमेंट होगा उस पर खर्च कितना होगा, लिमिट्स उसमें तय की गई है, एक एक स्कीम की, एक एक बीमारी का उसमें जिक्र है। वो तो कहते हैं कि सोच समझ कर और आपने ये सोच समझ के हमने किया, और जो जिस तरह से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतना झूठ बोलते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। झूठ बोलना उचित नहीं है। आपको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को ये करना था, आपको लगता है उसमें गलत हुआ है, आप इंक्वायरी करिए, जांच करिए, जांच करके जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये सब कुछ बंद कर देना, बेवजह बंद कर देना। जब आदमी का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्कलोड इतना ज्यादा है जिसके कारण वहां पर डॉक्टर भी क्या अपने प्राण देंगे क्या? एक एक हॉस्पिटल पे, एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट आज की तारीख में है। इसीलिए किया था ताकि स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर मिल सके गरीब लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। और इसलिए जाकर के वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कर सकता है वो वहां पर जाए, उसको रिम्बर्स करेंगे। क्या गलत किया उसने? ये निर्णय बिल्कुल जो सरकार ने लिया, ये अमानवीय निर्णय है। या तो हॉस्पिटल में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था, वेटिंग नहीं होनी चाहिए, आपका स्टाफिंग ऐसी होनी चाहिए थी जहां वहां पर हॉस्पिटल में अगर पेशेंट की जरूरत है कि ऑपरेशन उसका 1 दिन में होना है तो 2 दिन में होना है, तो उसमें 1-2 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन हो। 4-4 बार ऑपरेशन की डेटें होने के बावजूद पेशेंट को घर भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां पर वर्कलोड इतना ज्यादा है। इस कारण से हमने किया था ये। इस पक्ष को कम से कम उनको देखना चाहिए व्यवहारिक, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कौन गाइड करने वाला है इनको, कौन उनको सलाह देने वाला आदमी है। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर हमने किया था, इसमें उसकी वजह यही थी, सिर्फ यही वजह थी, अगर जिसका ऑपरेशन होना है समय पर होना चाहिए, दर्द भी उसका कम हो, पीड़ा का दौर उसको ज्यादा लंबा सहन न करना पड़े, और उसके बाद बीमारी उसकी ठीक हो जाए। किसी की जिंदगी को बचाने के लिए अगर हमने फैसला लिया है, तो मैं समझता हूं चाहे नेता कांग्रेस का है, चाहे भाजपा का है, अगर वो कहते हैं वो कहें, वो इस पीड़ा के दौर में से नहीं गुजरे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने इस सारी चीज को देखा हुआ है, बहुत करीबी से देखा हुआ है। इसलिए मैं इतने कहना चाह रहा हूं कि जो निर्णय कांग्रेस सरकार ने लिए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत फैसले लिए हैं, लोगों की पीड़ा को बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अभी भी सेफ जोन में नहीं है और कभी भी कुछ भी घटना जो है वो घटित हो सकती है, चाहे राजनीतिक रूप से बात कर लें। खास तौर पर तो कई विधायक जो हैं वो अभी भी नाराजगी के दौर से गुजर रहे हैं और सुक्खू सरकार के बीच में ही मंत्री और सीपीएस भी आपस में उलझ रहे हैं। तो इससे बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस सुक्खू सरकार के लिए ठीक नहीं है। फ्री बीज को लेकर भी अपनी बात बेबाकी से कही और इसके साथ ही कई चीजों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत इन्होंने की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।